तो आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी तक हम इस यूनिट जो हमारा इस यूनिट स्टार्ट हुआ था फर्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, उसमें हम अभी पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, लिपिड बाई लिपिड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इतना सब हम लोग देख चुका है। अब हमारा आज का ये वीडियो पार्ट 3 होगा इसी जर्नी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें हम देखेंगे फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इसी चैप्टर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे हैं, इस केमिकल कंपोनेंट के बारे में। और जो सारे मॉडल आए थे उसमें फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल ही सबसे वैलिड क्यों रहा, इसके बारे में भी हम देखेंगे और हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। तो हम इसमें फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल में के जितने भी डिटेल जितना ज़्यादा डिटेल्स वीडियो बन सकता है उतना ज़्यादा होगा। हम लाइन बाई लाइन हर एक चीज़ को डीपली स्टडी करेंगे और पूरा अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल एंड इस केमिकल कंपोनेंट एंड अ प्रोटीन। तो हम शुरू करते हैं फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल को। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या, फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन was proposed by S.J. सिंगर एंड ग्रेथ एल निकोलसन। इस जो फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल है उसे किसने प्रपोज किया? S.J. सिंगर एंड ग्रेथ एल निकोलसन। दिस मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। क्या कह रहा है कि जो ये मॉडल था इसमें क्या एक्सप्लेन किया? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसा स्ट्रक्चर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें? एनिमल सेल में, ऐसा मोज़ाइक कंपोनेंट। अब इसमें एक चीज़ आ गया, एक शब्द आ गया है मोज़ाइक्स। मोज़ाइक कंपोनेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? मोज़ाइक्स का मतलब क्या होता है ये हम एक बार देख लेते हैं एक मिनट के लिए। तो हम नीचे देखते हैं मोज़ाइक्स, जैसे ये कलरफुल पैटर्न बना है, कलरफुल पैटर्न, इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं उसे हम मोज़ाइक्स मॉडल कहते हैं। तो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल था उसको मोज़ाइक्स मॉडल क्यों कहा? तो इसके लिए हम नीचे थोड़ा आ जाते हैं। थोड़ा देखिए, ये जो है फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देख लीजिए एक कलरफुल पैटर्न बन रहा है, यह कलरफुल पैटर्न सारा बन रहा है। जैसे ये भी एक कलरफुल पैटर्न है, एक पैटर्न है, ये भी देख लीजिए, मतलब एक मोज़ाइक्स पैटर्न बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मोज़ाइक्स मॉडल भी कहते हैं। तो ऊपर आ जाते हैं जल्दी से, यही होता है मोज़ाइक्स मॉडल्स। तो हम आगे देखते हैं मोज़ाइक्स कंपोनेंट सच एज फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो मोज़ाइक्स कंपोनेंट का अपीयरेंस होता है वो किसके कारण से होता है? फॉस्फोलिपिड उसमें होते हैं, प्रोटीन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। जो फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल में होते हैं, फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल में कितने कितने कंपोनेंट होते हैं? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट। दिस कंपोनेंट गिव अ फ्लूइड्स कैरेक्टर। फ्लूइड कैरेक्टर मतलब फ्लूइड मतलब होता है फ्लोइंग, जो हमेशा फ्लो करते रहते हैं, वो कैरेक्टर इन सब के कारण देखा जाता है। टू द मेम्ब्रेन इस फॉस्फोलिपिड हैड हाइड्रोफिलिक हेड पॉइंटिंग आउटसाइड ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल। क्या कह रहा है? ईच फॉस्फोलिपिड हैड हाइड्रोफिलिक हेड पॉइंटिंग आउटसाइड द हाइड्रोफोबिक टेल फॉर्मिंग इनसाइड द बाइलेयर। कह रहा है कि इसमें जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनके बाद हाइड्रोफिलिक हेड होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट करने वाले हेड होता है, पॉइंट आउटसाइड, वो क्या करता है? आउटसाइड की तरफ होता है। एंड द हाइड्रोफिलिक टेल फॉर्मिंग इनसाइड ऑफ बाइलेयर। जो हाइड्रोफोबिक हेड होते हैं वो कह रहा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ होते हैं, और जो इनर टेल होते हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट की तरफ ऐसे होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो कह रहा है यहाँ पर
कि जो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं इनसाइड द बाइलेयर के अंदर होते हैं, और हाइड्रोफिलिक जो हेड होते हैं और आउटसाइड होते हैं, और हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं वो इनसाइड ऑफ बाइलेयर होते हैं। इसको समझने के लिए 1 मिनट के लिए हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे तो यहाँ देखिए, ये जो हाइड्रोफोबिक हेड है वो आउटसाइड की तरफ है, आउटसाइड है, और ये जो सारे टेल हैं वो इनसाइड हैं, अंदर की तरफ है बाइलेयर की बात कर रहा है। जो फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर होते हैं, जो हेड होता है वो आउटसाइड की तरफ होता है, दोनों तरफ आउटसाइड के रहता है, और जो टेल होते हैं वो इनसाइड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर होते हैं। तो ऊपर आते हैं हम। कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन आर इम्बेडेड इन द बाइलेयर। इम्बेडेड मतलब होता है चिपके हुए होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर धसे हुए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन जो होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन होगा वो क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होगा उसमें ही धसे होते हैं। हम एक बार देख लेते हैं कैसे होते हैं वो। जो प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा है, तो देखिए प्रोटीन और यहाँ पर आप कहा जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होते हैं, पूरे जो मॉडल है बाइलेयर है उसके अंदर ही होते हैं। इससे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहा था कि ऊपर रहते हैं, सबसे ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में होते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक ऐसा नहीं कहता, वो क्या कहता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं, अंदर की तरफ ही रहते हैं और चिपके हुए होते हैं, किससे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के पूरा बीच में ही होते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यही कहता है। सैंडविच मॉडल भी कहा था ग्लोबुलर प्रोटीन जो होगा वो सबसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऊपर होगा या तो इंटरनल इन्वायरमेंट में नीचे होगा। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अलग कॉन्सेप्ट लेकर आता है। वो क्या कहता है, प्रोटीन जो होगा वो इम्बेडेड होगा, कोलेस्ट्रॉल भी इम्बेडेड होगा बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड के। हम ऊपर देख लेते हैं आप। ओह बस, तो यहाँ तक तो हम देख लेंगे। कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन आर एम्बेडेड बाइलेयर गिव द मेम्ब्रेन ऑफ मोज़ेक लूप। फिर वही बात आ गई, मोज़ेक लूप पता है क्या होता है, नीचे ये मोज़ेक लूप ईच कंपोनेंट हैज स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। और बता रहा है कि जितने भी कंपोनेंट हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोटीन हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इस सारी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है परफॉर्म करने के लिए। सबके पास खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो परफॉर्म करते हैं, और उनका अलग अलग स्पेसिफिक वर्क होता है, डिवाइड होते हैं ऐसा फंक्शन। और हम नीचे चलते हैं, हम लोग अब देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उससे हम देखते हैं। तो हमारा पहला कंपोनेंट निकल के आता है, उसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। इसको हम देखते हैं। फॉस्फोलिपिड आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल विच अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसके हेड जो होता है वह हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। उस मॉलिक्यूल को हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो जो नेचर शो करते हैं उन्हें एम्फीपैथिक नेचर कहते हैं। दिस आर अटैच्ड टू द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बाय कोवैलेंट बॉन्ड। और फॉस्फोलिपिड जो होता है वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड जो होते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं। और ग्लिसरॉल किससे अटैच होता है, फॉस्फेट से। और इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड बनते हैं, ग्लाइसरिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं। एक बात को, इस चीज़ को समझने के लिए हम नीचे थोड़ा देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए, each phospholipid has a hydrophilic head। क्या कह रहा है, each phospholipid क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, पॉइंटिंग आउटसाइड द हाइड्रोफोबिक टेल फॉर्मिंग द इनसाइड ऑफ द बाइलेयर। ये तो हम समझ रहे हैं कि जो हेड होगा वो बाहर की तरफ होगा, जो टेल होगा सारे अंदर की तरफ होंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। Each phospholipid hydrophobic tail divide into 2 categories, one of high saturated and other was unsaturated tail।
यहाँ कह रहा है कि इच फॉस्फोलिपिड, जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनके पास हाइड्रोफोबिक टेल डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो इसके टेल होते हैं हाइड्रोफोबिक, हम हाइड्रोफोबिक टेल की बात कर रहे हैं, तो एक तो सैचुरेटेड टेल कहते हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है, एक अनसैचुरेटेड टेल कहते हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है। ये अभी बता रहे हैं, इसको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, और इसे क्यों सैचुरेटेड टेल कहते हैं और क्यों अनसैचुरेटेड टेल कहते हैं। और इसका जो एक लास्ट कॉम्पोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड का, वो होता है ग्लाइसिरॉल। ग्लाइसिरॉल क्या होता है कि ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है, एंड देन फंक्शन एज अ बैकबोन, द फंक्शन एज अ बैकबोन ऑफ दिस मेम्ब्रेन लिपिड। ये क्या करता है, एक बैकबोन की तरफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर स्टेबल करता है कि जो फॉस्फोलिपिड के ग्लिसरॉल का यही मेन फंक्शन होता है कि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और स्टेबल रखता है। अब मैकेनिज्म होता है, एक बैकबोन मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है, जैसे हमारे बॉडी को स्टेबल रहने के लिए एक बैकबोन की ज़रूरत होती है, इसी तरह फॉस्फोलिपिड को भी स्टेबल रहने के लिए एक बैकबोन मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जो ग्लिसरॉल प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ तक तो देख चुके हैं कोवैलेंट बॉन्ड और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कैसे अटैच होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड से स्टार्ट होता है, जो ग्लिसरॉल होता है वो फॉस्फेट से कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होता है, और ये टेल्स जो सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड टेल होते हैं उनसे भी कोवैलेंट ही कनेक्ट होता है। यहाँ देख लेते हैं जो फॉस्फेट, ये फॉस्फेट और ग्लिसरॉल है, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड आते हैं, और जो ये टेल से कनेक्टेड है यहाँ पर इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड ही बनते हैं। और इसे ग्लाइसरीन क्या होता है, स्टेबल करता है पूरा स्ट्रक्चर को का फॉस्फोलिपिड का। अब हम नीचे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सैचुरेटेड टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो फॉस्फोलिपिड का हम टेल के बारे में पढ़ेंगे, तो फॉस्फोलिपिड का जो हम पहला टेल पढ़ेंगे वो सैचुरेटेड टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड है। थोड़ा डिटेल हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। द टेल आर यूजली फैटी एसिड, जो तेल होता है यूजली फैटी एसिड का बना होता है। अभी दोनों तेल की बात कर रहा है, किसी एक तेल का नहीं। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड फैटी एसिड का बात करता है तो सैचुरेटेड तेल होगा, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बात करेगा तो अनसैचुरेटेड तेल होगा। एंड दे कैन डिफरेंट इन लेंथ, दे नॉर्मली कंटेन बिटवीन 40 to 24 कार्बन एटम्स। क्या कह रहा है कि ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तेल होता है ये 14 से 24 कार्बन एटम के बीच में ही बनता है। ये जनरली कार्बन कार्बन का ये बॉन्ड बनता है, इससे बनता है सैचुरेटेड, हम आगे देखेंगे भी उसे। तो 110 यूजली हैज़ 1 और मोर सिस डबल बॉन्ड, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हम सैचुरेटेड कहते हैं, और जिस टेल में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता उसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। वाइल द अदर टेल डज नॉट, जिस टेल में डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। मिनिमम एक डबल बॉन्ड हो जाता है उससे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से। The saturated fatty acid tail only consists of कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये बता रहा है कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड ही केवल सैचुरेटेड फैटी एसिड में होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैज एट लीस्ट कम से कम 1 कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, या तो कम से कम एक कार्बन के डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पहचानना है तो सिंपल हम क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, अगर है तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर नहीं है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल होगा। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हम आगे देखते हैं। 1 more longer fatty cell without double bond has a higher melting point। यहाँ कह रहा है कि एक लंबा चैन
फैटी एसिड क्या है जिसमें बिना कोई डबल बॉन्ड का है वो हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके अंदर हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही केवल होंगे, वो हाईली मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा, वो क्या होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल होगा। इट इज ऑन ऑफ द अनहेल्दी फैट। क्या कह रहा है, जितना भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है और वो हाईली मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं अनहेल्दी फैट होते हैं। अलॉन्ग विथ ट्रांस फैट these fat are most often solid at room temperature। ये फैट कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पे हमेशा सॉलिड नेचर ही शो करते हैं, ये हमेशा सॉलिड में ही पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। और ये किस किस फूड में सैचुरेटेड फैटी एसिड कंसिस्ट होता है वो हम देख लेते हैं। फूड लाइक अ बटर, palm and coconut oil, cheese and red meat have high amount of saturated fat। जो हम बटर खाते हैं, पाम एंड कोकोनट ऑयल कंज्यूम करते हैं, चीज़ और रेड मीट खाते हैं, उसमें बहुत ही मात्रा में सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये सब हमको बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अनहेल्दी होता है। ऐसे हमें सैचुरेटेड फैट से खुद को प्रिवेंट रखना चाहिए, हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए बहुत ही अनहेल्दी और बहुत ही खतरनाक बीमारियां लेकर आता है। आगे की हम लाइन देख लेते हैं। टू मच सैचुरेटेड फैटी एसिड इन आवर डाइट। हमारे डाइट में जो हम रोज़ का खाना पीना लेते हैं उसे हम डाइट कहते हैं। तो हमारे डाइट में अगर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया तो क्या करेगा, हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम, क्या कार्डियल अरेस्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारी बीमारियां ये लाएगा जो हार्ट से ही होते हैं। जो फैटी एसिड, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड तो डायरेक्ट तो हार्ट को ही अफेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बचिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंज्यूम कीजिए। हम आगे देखते हैं, हम अब इसका थोड़ा हम देख लेते हैं। ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये हम देख कर ही बता सकते हैं ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और यहाँ आप देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो ये डबल बॉन्ड देख कर हम क्या कह सकते हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप डिफरेंस तो समझ ही गए होंगे। अब नीचे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड टेल होते हैं उसके बारे में हम अब डिटेल में देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। अब आइए देख लेते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर अ कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड का कंपोनेंट होता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन, एंड हेल्प, क्या हेल्प करते हैं, हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी ये क्या करते हैं, फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है, मूवमेंट। कोई भी पार्टिकल कोई भी जो फॉस्फोलिपिड का लिपिड है वो मूवमेंट करता है, वो किसके वजह से करता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड सेल की वजह से वो मोबिलिटी शो कर पाता है। फ्लूइडिटी मतलब मोबिलिटी शो करना, ये सिंपल सी बात है। किसके कारण मोबिलिटी शो करता है, फॉस्फोलिपिड सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल के ही वजह से। सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल की वजह से क्या होता है, मोबिलिटी शो करता है। फॉस्फोलिपिड कंटेन अ वैरायटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बट नॉट ऑल दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। जो बता रहा है कि जो सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो फॉस्फोलिपिड कंटेन करता है बहुत सारे, लेकिन ये सारे हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, कुछ हम बाहर से भी कंज्यूम करते हैं, ये बता रहा है। बट नॉट ऑल ऑफ दिस कैन सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। सारे हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि कुछ हम बाहर से कंज्यूम भी करते हैं। दे कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड। ये क्या कहता है, एक या दो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, एटलीस्ट एक या दो डबल बॉन्ड कंटेन करेंगे तभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनेंगे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है।
हमेशा याद रखिएगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड। फेवर एटॉमिक एटम ऑन देयर कार्बन चैन। और इसमें क्या बता रहा है, एक फेवर एटॉमिक एटम होगा, हाइड्रोजन एटम होगा इसके कार्बन चैन में। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ आ रहा है? तो फेवर हाइड्रोजन एटम ऑन देयर कार्बन चैन। फेवर हाइड्रोजन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चैन प्रेजेंट होता है इसके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चैन प्रेजेंट होता है इसके किसमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मैं अभी बताया कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखिएगा, बीएससी के स्टूडेंट है तो इतना तो पता होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हमारा रूम टेम्परेचर होता है। आर कंसिडर बेनिफिशियल फैटी बिकॉज दे कैन इम्प्रूव ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे बॉडी में जितने ब्लड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसे इम्प्रूव करता है लेवल, easy implement stability of health rhymes and play a number of other beneficial roles. तो हम अभी कुछ टाइम के लिए स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लेते हैं। इसको भी समझना इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना ही होगा। आप 2D में ही बनाएंगे तो हम उसको समझ लेते हैं। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस होता है और इंट्रा सेलुलर सरफेस ये नीचे का हो गया। ये आप 2D में बना लेंगे। और इस पर हम ग्लाइकोलिपिड, ये ग्लाइकोलिपिड आप देख रहे हैं, इसको बनाएंगे। ग्लाइको प्रोटीन को बना लेंगे। फॉस्फोलिपिड तो वो तो पता ही है फॉस्फोलिपिड का है। कार्बोहाइड्रेट रेडिकल आप बनाएं या ना बनाएं ये तो सिंपल सी बात है। इंटरनल प्रोटीन बनाना इंपॉर्टेंट है। चैनल प्रोटीन बनाएंगे, पेरिफेरल प्रोटीन, इतना तो आपको बनाना ही है। साइटोप्लाज्म में होता है। कोलेस्ट्रॉल आप बनाएंगे या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। आप देख लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। जब फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल था, फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल, ये तो फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बना था। ये सबको पता है। तो फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर हम बना देंगे ऐसे। और इन्होंने क्या कहा था, दोनों टेल अंदर की तरफ और हेड बाहर की तरफ होंगे।
दोनों टेल अंदर की तरफ और हेड बाहर की तरफ, ये टेल हो गया। और इसके ऊपर हम इसको कई, एक मिनट देख लें, अगर हमें बनाना हो फॉस्फोलिपिड का, तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। एक मिनट में बना कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बनाकर आपको दिखा रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे। आप इससे अच्छा बनाइएगा, वो तो है ठीक नहीं बना है, लेकिन इस पर मैं बना भी नहीं सकता। तो ये आपका हो जाएगा फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर हो जाएगा आपका ये। और यहाँ देख लीजिए फॉस्फोलिपिड, इससे ये किससे बना होगा, फॉस्फेट से, फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट। और ये आपका हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड, और ये आपका हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड आपका ये हो जाएगा, और ग्लाइकोप्रोटीन आपका ये हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट रेडिकल ये हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका ये हो जाएगा, चैनन प्रोटीन आगे हम पढ़ेंगे, चैनन प्रोटीन ये हो जाएगा आपका, पेरिफेरल प्रोटीन ये हो जाएगा, इंटीग्रल प्रोटीन आपका ये हो जाएगा। मेरे साथ भी ध्यान दी, मैं सब कुछ यहाँ लिख नहीं सकता। इंटीग्रल प्रोटीन वो हो जाएगा, चैनन प्रोटीन ये, चैनन प्रोटीन ये, पेरिफेरल प्रोटीन ये, इंटीग्रल प्रोटीन ये। और बाकी हम तो पूरा प्रॉपर ग्राफ से देख ही रहे हैं, स्ट्रक्चर उसका दिया ही है यहाँ पर, तो हम ऊपर देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका पूरा। तो आप ये सिंपल सा है, मैं तो समझा ही दिया हूँ, अब आप खुद देख लीजिएगा अच्छे से और इसे बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने से ही होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रोटीन। क्या क्या प्रोटीन पाए जाते हैं, तो हम ये प्रोटीन 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो पहला पार्ट होता है इंटरनल प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन, और दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। और सॉरी थर्ड पार्ट भी आपका हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन भी आपका है, वो भी आ जाएगा थर्ड। 3 प्रोटीन आपके 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, इंटरनल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। हम चलिए स्टार्ट करते हैं जल्द से प्रोटीन, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत लंबा लेक्चर होगा, तो प्रोटीन को हम स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। इंटरनल प्रोटीन, दिस प्रोटीन form channel to allow movement of large molecule and all across the hydrophobic layer of membrane। ये इंटरनल प्रोटीन क्या कह रहा है, दिस प्रोटीन फॉर्म अ चैनल, फॉर्म अ चैनल, ये चैनल जैसा प्रोटीन होता है। हम एक मिनट देख लेते हैं, ऊपर है हमारे जस्ट ऊपर ही, देखिए चैनल, चैनल लाइक अ चैनल जैसा प्रोटीन होता है। और ये क्या करता है, आयंस और लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें अलाउ करता है। इससे पहले कोई बताया ही नहीं था कि लार्ज मॉलिक्यूल कहाँ से मूव करेंगे, आयन कहाँ से मूव करेंगे, तो ये चैनल प्रोटीन से ही मूव करेंगे। इंटरनल प्रोटीन में चैनल प्रोटीन होता है, जिसके कारण ही लार्ज मॉलिक्यूल्स और आयन क्या करेंगे, मोबिलिटी शो करेंगे, मूव करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से इंट्रा सेलुलर में तक। आगे देखते हैं हम, लार्ज मॉलिक्यूल्स द आयन अक्रॉस द हाइड्रोफोबिक, और जो ये सब हाइड्रोफोबिक से ही करेंगे, क्योंकि हाइड्रोफोबिक क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की अलाउ ही नहीं करता, जाने की अनुमति ही नहीं देता है, तो वो कहाँ से जाएंगे, चैनल प्रोटीन से मूव करेंगे। इससे पहले तो होता था ना वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, तो हमारे सेल में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन कैसे होते हैं ये तो किसी ने नहीं बताया था। तो ये फ्लूइड मोज़ाइक्स मॉडल में अगर पता चला कि जो चैनल प्रोटीन होता है वहीं से हमारा हाइड्रोफोबिक वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव करते हैं, वहाँ पे हाइड्रोफोबिक का कोई रोल ही नहीं होता, वो प्रिवेंट ही नहीं कर सकता है वो मूव ना करें। दे कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, इंटीग्रल प्रोटीन और अनदर इज वन इज चैनल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, इंटीग्रल प्रोटीन और अनदर इज चैनल प्रोटीन। तो हम सबसे पहले इंटीग्रल प्रोटीन को देख लेते हैं। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन है, ये स्ट्रक्चर है इंटीग्रल प्रोटीन का। इसमें चैनल का फॉर्मेशन नहीं होता है, चैनल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसका क्या स्ट्रक्चर और क्या फंक्शन है हम देख लेते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन अ हेलिकेस आल्सो कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसे ए हेलिकेस क्यों कहा गया, नीचे देख लीजिए, ये हेलिकेस, इस टाइप के जितने प्रोटीन होते हैं उसे ए हेलिकेस कहा जाता है। तो इसे ए हेलिक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ये
एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से इंट्रा सेलुलर तक पास हुआ, इम्बेडेड होकर पास हो चुका है। और इसी तरह तो यहाँ तो भी है इंटरनल इंटीग्रल प्रोटीन कैसे इम्बेडेड हुआ है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस से इंट्रा सेलुलर के सरफेस तक वो कोई प्रोटीन बाईपास करता है बाई लेयर को, उसे हम ए हेलिकेस प्रोटीन कहते हैं। ए हेलिकेस में रखते हैं सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन और हेलिकेस। ए हेलिकेस होने एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर तक जाए, सिंगल मेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन हो, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन हो तो उसे हम बायोटॉपिक कहते हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट तक जाता है, उसे ए हेलिक्स कहते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, आर परमानेंटली इम्बेडेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमेशा के लिए परमानेंट हो गया है, वो इम्बेड रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, हमेशा वो परमानेंट इम्बेड रहेगा किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दे हैव a range of important functions such as function include channeling और transporting molecule across the membrane। ये क्या कहता है, चैनल फॉर्म करता है आगे जाकर, और ये ट्रांसपोर्ट किसका करता है, मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सारे मेम्ब्रेन के आर पार जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या करता है, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। अदर इंटीग्रल प्रोटीन एक्ट एज अ रिसेप्टर, अदर इंटीग्रल प्रोटीन वो रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, वो सेल को बाइंड करते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन अलाउ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सॉरी यहाँ पर हाइड्रोफोबिक होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं वो भी क्या करेंगे, ये इंटरनल प्रोटीन के होने के कारण अलाउ करता है कि वो पास हो जाएं सेल मेम्ब्रेन से। तो हाइड्रोफोबिक भी क्या करते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन में पास होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होकर सेल के इन्वायरमेंट तक पहुंच जाते हैं, साइटोप्लाज्मा तक पहुंच जाते हैं। सेकेंड उसी का होता है, सेकेंड पर चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या होता है, ये भी इम्बेडेड होता है परमानेंटली, और एक चैनल फॉर्म किया होता है, चैनल मतलब जो नहर जैसा नहीं होता, नहर जिसमें वाटर फ्लो होता है, इसमें भी चैनल होता है, इसमें भी मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं। हम आगे देख लेते हैं कैसे। चैनल प्रोटीन थोड़ा बड़ा करो। चैनल प्रोटीन और ट्यूबुलर शेप में होते हैं, दोनों तरफ से एक बाउंड्री होती है, बीच का जो पार्ट होता है वो हल्का सा धंसा हुआ है, इसमें से मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। एक्टिंग अ पासवे फॉर द मॉलिक्यूल पास फ्रॉम वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन टू अनदर साइड। ये किसके रूप में एक्ट करता है, पासवे के रूप में एक्ट करता है, जहाँ से एक साइड से मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के दूसरे साइड तक जा सके। पासवे, रोड साइड पासवे, आप समझे ना, ये पासवे के फॉर्म में यूज करता है, जहाँ से एक मॉलिक्यूल इधर से उधर जा सके, उसे हम पासवे कहते हैं। चैनल प्रोटीन आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट मूव मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट होता है। चैनल में क्या होता है, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं। चैनल प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का पार्ट होता है दैट अलाउ मॉलिक्यूल टू ट्रैवल फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट बाइंडिंग देम बाय यूजिंग एनर्जी। इसमें कोई एनर्जी, एटीपी का कोई रोल नहीं होता है। ये पैसे इसमें जो होता है, पासेस ऑफ मॉलिक्यूल होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। इसमें कोई बाइंडिंग का किसी का रोल नहीं होता, ना इसमें एनर्जी का कोई कंजप्शन होता है। ये सिंपली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरह डिफ्यूजन के रूप में मूव करता रहता है। बिकॉज दे डू नॉट यूज एनर्जी, चैनल प्रोटीन आर फॉर्म ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर चैनल प्रोटीन में एनर्जी का यूज नहीं होता है, उसे हम पैसिव चैनल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल यहाँ पे लिखा है, लेकिन हम इसे अगर एक फॉर्म में कहना हो, चैनल प्रोटीन दोज डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी टू मूव अ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन टू अनदर
साइज डैश काला चैनल प्रोटीन पैसिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये चैनल प्रोटीन का एक पार्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। चैनल प्रोटीन में दो पार्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ देख रहे हैं जिसमें एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता और हाई टू लो कंसंट्रेशन ये मूव करते हैं। इसमें एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, नो रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। और मूवमेंट कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, ये हमेशा याद रखिएगा। और इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर चैनल प्रोटीन में कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसमें एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है, एनर्जी नहीं लग रहा है और हाई टू लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द चैनल प्रोटीन। आगे हम देखते हैं, दे आर कंपोज ऑफ मल्टीपल अमीनो सब यूनिट। ये किससे बने होते हैं, मल्टीपल अमीनो, बहुत सारे अमीनो एसिड के सब यूनिट से बने होते हैं। किससे बने थे, अमीनो एसिड के सब यूनिट दैट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। अमीनो एसिड सब यूनिट आर अरेंज इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ हाइड्रोफिलिक रीजन इन द सेंटर। और जो ये अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड का, एक ऐसे मैनर में होता है, एक ऐसे पैटर्न में होता है कि जो जितने भी हाइड्रोफिलिक रीजन बनेंगे वो फॉस्फोलिपिड के सेंटर में ही बनेगा, ना ही इंटरनल एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, ना तो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद रखिएगा। चैनल प्रोटीन अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन act like a pore in a membrane that let a water molecule or small ion through quickly। चैनल प्रोटीन में एक टाइप का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जो क्या कहता है, पोर, एक छोटी सी पोर समझ रहे हैं आप, पोर इसे पोर कहते हैं। एक पाइप है और ये दोनों तरफ अगर हम लोग होल करें तो उसे हम पोर कहेंगे। एक्ट लाइक अ पोर इन द मेम्ब्रेन दैट लेट अ वाटर मोलिक्यूल और अ स्मॉल आयन थ्रू क्विकली। ये बता रहा है कि ये पोर की तरफ भी एक्ट करता है, जिसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल और स्मॉल आयन को मूव करते हैं। इससे पहले कोई आयन को मूव कैसे करते हैं ये भी नहीं बताया गया था, और वाटर मॉलिक्यूल कैसे मूव करेंगे ये भी किसी ने नहीं बताया था। और यहाँ पर हम स्लोली सब देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल और आयन कैसे मूव कर रहे हैं। वाटर चैनल प्रोटीन एक्वापोरिस, जो वाटर चैनल प्रोटीन होता है जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उसे एक्वापोरिस कहते हैं। एक्वापोरिस हमेशा याद रखिएगा, एक्वापोरिस। अलाउ वाटर टू डिफ्यूज अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन के ही वजह से वो मूव करेंगे एट ए वेरी फास्ट रेट। ये बता रहा है कि जो वाटर चैनल प्रोटीन होगा, जो एक्वापोरिस होगा, जो पोर होगा एक्वापोरिस होगा, वो क्या करेगा, अलाउ करेगा डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन होगा हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये तो बीएससी के स्टूडेंट को पता होता है डिफ्यूजन क्या होता है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में कोई पार्टिकल कोई मॉलिक्यूल्स अगर मूव करता है उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट ए वेरी रेट। यहाँ पे कह रहा है डिफ्यूजन की वजह से तो वाटर मॉलिक्यूल्स के वाटर चैनल प्रोटीन के एक्वापोरिस रीजन से बहुत ही फास्ट रेट पे मूव करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल का हम समझ गए, अब आयन का देखते हैं। आयन चैनल प्रोटीन अलाउ आयन टू डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आयन चैनल क्या कहता है, आयन को डिफ्यूजन से ही क्या कहता है, मूवमेंट कराता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे अक्रॉस देगा पूरे मेम्ब्रेन से। द आयन चैनल प्रोटीन अलाउ आयन टू डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसमें दो प्रकार का हम चैनल देख चुके हैं, एक हो गया वाटर चैनल प्रोटीन और आयन चैनल प्रोटीन। ये दोनों किस में आ रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ एनर्जी का कोई यूज नहीं हो रहा है। अभी आगे हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मिलेगा जहाँ एटीपी का यूज होता है, जिसे हम एटीपी पास कहेंगे। वहाँ से आयन का मूवमेंट कैसे होगा ये हम देखेंगे। अभी तक इतना याद रखिएगा चैनल प्रोटीन में क्या क्या हो रहा है, भूलिएगा नहीं, एक बार रिपीट कर लीजिए। चैनल प्रोटीन में क्या होता है, चैनल बनता है जिससे मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, ये के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पास होते हैं, जिसमें एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, किसी को कोई बाइंडिंग कुछ नहीं किया जाता है। इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ तक होता है। और उसके बाद ये अमीनो एसिड सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं और इस फॉर्म में अरेंज होते हैं कि जितने भी हाइड्रोफिलिक रीजन होते हैं, सॉरी हाइड्रोफोबिक होगा, बाय मिस्टेक गलत हो गया, हाइड्रोफोबिक होगा,
हाइड्रोफोबिक कर लिया, हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक एट द सेंटर, जितने भी हाइड्रोफोबिक होते हैं वो सेंटर में आएंगे। हाइड्रोफोबिक, जितने भी हाइड्रोफोबिक टेल होंगे वो सेंटर में आएंगे। एंड चैनल और चैनल प्रोटीन आर ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो एक्वापोरिस होते हैं, उससे वाटर चैनल प्रोटीन कहते हैं। वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत तेज रेट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और आयन चैनल प्रोटीन होते हैं जहाँ से आयन होते हैं वो भी डिफ्यूजन के रूप में अक्रॉस बॉन्ड मेम्ब्रेन पास होते हैं। इसमें एनर्जी का कोई रोल नहीं होता है। पास चैनल आर ऑलवेज ओपन एंड डिवाइंड बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो पास चैनल होते हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं, वो हमेशा कंसंट्रेशन के कारण ही मूव करते हैं। हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर कंसंट्रेशन की वजह से ही मूव करते रहते हैं। सॉलिड फ्लो थ्रू अ चैनल प्रोटीन ऑलवेज अ पैसिव। जितने भी सॉल्यूट होते हैं, जितने भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी सॉल्यूबल होते हैं, वो किससे पास होते हैं? प्रोटीन ऑलवेज ऑफ पैसिव पाथवे से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। अनदर टाइप ऑफ ए चैनल इज एन एक्टिव चैनल दैट यूज एनर्जी। अनदर प्रकार के चैनल होते हैं जिसे हम एक्टिव चैनल कहते हैं, जो क्या करता है? एनर्जी रिक्वायर करता है। एटीपी एडहेंसन ट्राइफॉस्फेट का रिक्वायरमेंट होता है टू मूव ऑन अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन के अगेंस्ट होता है। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन टू हाई की तरफ मूवमेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्टिव पासवे, एक्टिव चैनल पासवे कहते हैं। इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। जहाँ भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में पार्टिकल मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, मॉलिक्यूल्स और आयन मूव करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? जनरली आयन से मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। वो किस चैनल से होता है? वो एक्टिव चैनल से होता है। उसे हम एक्टिव पासवे भी कहते हैं। इसमें एनर्जी का रिक्वायर होता है। एटीपी भी कहते हैं, एटीपी, और इसे हम एटीपी पास भी कहते हैं, जहाँ से आयंस क्या करें? मूव करें। कहाँ? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। कंफ्यूज मत होइएगा। आयन जो होता है डिफ्यूजन के रूप में भी मूव करते हैं, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि आयन केवल लो से हाई जाते हैं। आयन हाई से लो भी जाते हैं, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता। लेकिन लो से हाई जाने में मुझे एटीपी लगता है, एनर्जी लगता है, एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस हो रहा है तो एक्टिव चैनल पास अवे, और एनर्जी नहीं लॉस हो रहा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई कन्फ्यूजन मत रहिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। अगर देखिए, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट, अगर आपका पहला सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है, तो अच्छे से पढ़िए। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था अपने टाइम पे। मैं इस वीडियो को बस इसीलिए बना रहा हूँ कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि मेरे टाइम पे यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो ही नहीं था। मैंने भी बहुत प्रॉब्लम अपने इनिशियल टाइम में देखा। मेरे कॉलेज का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरे कॉलेज में ऐसा था कि इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं बताता था। और यूट्यूब पे भी वही सेम था कि यूट्यूब पे कितना बताते हैं लोग? 12th लेवल का, बीएससी लेवल से कोई अच्छे से बताता ही नहीं है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। मेरा बस यही उम्मीद रहेगा कि जो भी ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट बीएससी के लिए नोट्स यूट्यूब पे सर्च करे और ना मिले। मैं बस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है स्टडी करने में, तो वो मेरे नोट्स और मेरे पढ़ाने का तरीका, तो अभी मैं इनिशियल में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा इतना अच्छा तरीका नहीं हो सकता, लेकिन आपको समझ आ रहा है। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होता है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। मेरे टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो मैं उसी प्रॉब्लम को कोई और ना फेस करे, बस मैं इसलिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं लेता हूँ, बस मैं स्टडी के हवाले से जितना भी बात होता है वो वही करना अच्छा लगता है वीडियो में, और कोई नहीं। तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन is a protein that found in temporary attached to the cell of mitochondria membrane। ये टेम्परेरी क्या होता है ये बता रहा है कि पेरिफेरल प्रोटीन इज अ प्रोटीन डेट फाउंड इन टेम्परेरी अटैच टू द सेल और माइक्रोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन पे और चाहे माइक्रोकॉन्ड्रियन मेम्ब्रेन पे होता है, वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए अटैच होता है, ठीक है, हमेशा के लिए एम्बेडेड नहीं होता। इससे पहले जो हम चैनल प्रोटीन देखे हैं और बहुत चैनल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन देखे हैं, उसमें जैसे ये हमेशा इम्बेड होता है, पेरिफेरल प्रोटीन वैसा नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है। तो हम पेरिफेरल प्रोटीन के एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे लाई करता है। देखिए, पेरिफेरल प्रोटीन ऐसे लाई करता है और ये टेम्परेरी अटैच होता है, टेम्परेरी अटैच होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है।
जैसे ये हो गया इम्बेडेड हो गए चैनल प्रोटीन, इसके जैसे नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए ही टेम्परेरली होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के जैसे हमेशा के लिए अटैच नहीं रहता है। तो हम आगे देख लेते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन अटैच टू द मेम्ब्रेन बट नॉट इम्बेडेड, वो केवल अटैच होता है, इम्बेडेड जुड़ा हुआ नहीं होता है, बस अटैच होता है कुछ समय के लिए। द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन फंक्शन इन सपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन करता है, इंजाइम को बाइंड करता है और मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र इन सेल, और क्या करता है मॉलिक्यूल को सेल में ट्रांसफ़र करता है, इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करता है मॉलिक्यूल्स का। कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एंजाइम इसको बाइंड करने के लिए यूज होता है और मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है। इतना है। और हमेशा याद रखिएगा टेम्परेरी होता है, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, टेम्परेरी होता है। और आगे देखते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन डू नॉट इंटर इनटू हाइड्रोफोबिक स्पेस विथ इन द सेल मेम्ब्रेन, ये बता रहा है कि जो पेरिफेरल होते हैं वो क्या होता है हाइड्रोफोबिक एरिया में नहीं होते हैं, वो एक्स्ट्रा फॉस्फोलिपिड के हेड से ही अटैच होते हैं, टेल के एरिया में वो नहीं पाए जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा भी कि वो केवल हेड से ही अटैच है। ये टेल के रीजन में कहीं आपको पेरिफेरल प्रोटीन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल सी बात है, बेसिक तीसरी घंटे इतना समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक ही टॉपिक को 1 घंटे तक नहीं रिपीट करते रहेंगे, बहुत आसान सी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। आगे हम आज चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं इसका ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन हेड से ही इम्बेडेड हुआ होता है, हेड की तरफ ही होता है, ये हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन आप देख सकते हैं यहाँ है। तो हम आ जाते हैं नीचे ग्लाइकोप्रोटीन के पेज पर और हम पढ़ते हैं ग्लाइकोप्रोटीन को। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है देख लेते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन आर फाउंड एट एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में ही पाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा इंटर सेलुलर रीजन में नहीं पाया जाता। जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो कहाँ पाया जाता है, फाउंड एट एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बनता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में ही केवल पाया जाता है, इंटर सेलुलर रीजन में नहीं पाया जाता है, वो सरफेस पे ही होता है। और ना ही वो टेल मतलब बाई जो होता है फॉस्फेट बाइलेयर के रीजन पे नहीं पाया जाता, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे पाया जाता है, रीजन में नहीं पाया जाता। ग्लाइकोप्रोटीन परफॉर्म वाइटल बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है बहुत सारे बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करता है। दे इनेबल सेल रिकॉर्डिनेशन, ये क्या करता है इसके वजह से भी सेल में रिकॉर्डिनेशन हो सकता है कि वो सेल को पहचान सकता है कि ये फॉरेन सेल है या सिमिलर सेल है, फैमिलियर सेल है या फॉरेन सेल है, वो सेल को पहचानने की भी क्षमता रखता है। ग्लाइकोप्रोटीन के वजह से ही कर पाता है ग्लाइकोलिपिड। जो बायोकेमिकल और स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, तो बायोकेमिकल में फंक्शन इसका ये भी आता है कि ये इनेबल करता है क्या रिकॉग्निशन किसका, फैमिलियर है या फॉरेन सेल है। हमेशा याद रखिएगा, इतना छोटे बच्चे नहीं हैं आप। विच इज सेल रिकॉग्निशन, इसे हम क्या कहते हैं सेल रिकॉग्निशन कहते हैं, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में। दे आल्सो हेल्प अटैच टू एंड बाइंड अदर सेल, ये क्या कहता है एक सेल को दूसरे सेल से रोकता है, अटैच करता है। और अटैच मतलब पास अटैच ऐसे होता है ना, सेल को अटैच करता है, और बाइंड करता है सेल को बांधता है, दोनों बात एक सेम हो गई। और इससे हम क्या कहते हैं सेल एडिशन, इसे हम कहते हैं सेल एडिशन। जो पहचानने की प्रक्रिया होती है उसे हम सेल रिकॉग्निशन करते हैं, और बाइंड करने की जो सब प्रक्रिया होती है उसे हम सेल एडिशन कहते हैं। दे रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर लैक्टिन एंड एडजस्ट सेल lectins. They recognize and bind carbohydrate receptor on adjacent cell, leading cell attachment as well as cell intracellular response in the interesting cell. ये क्या करता है, they recognize and bind the carbohydrate receptor. ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रिसेप्टर जो लैक्टिन होता है उससे अर्जेंट सेल को क्या करते हैं अटैच कर देते हैं, एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स इन द
इंटरेक्टिंग सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स देते हैं किस पे, इंटरेक्टिंग सेल पे। ये क्या करता है एक बार और समझ लेते हैं। दे रिकॉग्नाइज बाइंड द कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर लैक्टिन ऑन एडजेसेंट सेल। जिस सेल पे जो एडजेसेंट सेल होगा उस पर क्या करेगा, जो रिकॉग्नाइज करके कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर जो लैक्टिन होता है उसे हम क्या करता है उस पर बाइंड कर देता है, और वो लीडिंग टू क्या करता है, सेल सेल अटैचमेंट। जो सेल होते हैं उसमें अटैचमेंट होता है। जो सेल को अटैच करने के लिए किसका ज़रूरत होता है, लैक्टिन का ज़रूरत होता है। वो किससे होता है, वो रिकॉग्नाइज करता है, ग्लाइकोप्रोटीन करता है, और इससे क्या होता है, सेल सेल अटैचमेंट होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्ड आता है। एक सेल को दूसरे सेल के बीच में जो रिस्पॉन्ड आता है उसे इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्ड कहते हैं। और इन द इंटरेक्टिंग सेल, हम आगे देखते हैं इंटरेक्टिंग सेल। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन क्या होता है हम देख लेते हैं। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन फाउंड होता है, ये बहुत कम मात्रा में फाउंड होता है। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन ये कहीं आपको पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट में ये आता है तो हम पढ़ेंगे, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, 1 by 1 लाइन बाय लाइन सब कुछ पूरा डिटेल में समझेंगे। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन आर प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया सेल। ये क्या प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया सेल और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन। किसके इनर मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया के इनर मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया सेल के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अल्फा हेलिक्स प्रोटीन पाया जाता है। एंड सम टाइम इन द बैक्टीरिया आउटर मेम्ब्रेन, और कभी कभी बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन पे भी पाया जाता है। दिस इज़ द मेजर कैटेगरी ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये छोटा मोटा नहीं, सॉरी, मेजर कैटेगरी है जिसका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का, दैट प्रिवेंट रेड ब्लड फ्रॉम एग्रीगेशन। जो रेड ब्लड रिवर्स हो जाता है, जो एग्रीगेट हो जाता है बहुत पास में, और कंपलिंग ऑफ सर्कुलेशन, और जिसके कारण कंपलिंग हो जाता है सर्कुलेशन के पाथ पे जाम हो जाता है, उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और हम एक बार और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारे लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का जो स्ट्रक्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम एक बार और देख लेते हैं, 1 by 1 देख लेते हैं। हम एक एक करके देख लेते हैं किसका क्या क्या फंक्शन होता है। ग्लाइकोलिपिड, आप यहाँ पे जो ग्लाइकोलिपिड देख रहे हैं उसका फंक्शन क्या होता है। ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो सेल एडहेंशन कराता है, सेल को रिकॉग्नाइज करने में काम आता है, और भी कई सारे, और सेल रिकॉग्निशन करने से ही इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड आता है। ग्लाइकोप्रोटीन का सिमिलरली सेम फंक्शन नहीं होता है। ग्लाइकोप्रोटीन भी यही करता है, रिकॉग्निशन करता है, और कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर को बाइंड करता है, और जिसके कारण सेल दूसरे सेल से अटैच हो जाते हैं। और ये फास्फोड बाइलेयर का बना होता है, ये तो सबको पता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एक फॉस्फोलिपिड को दूसरे फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होता है। ये फॉस्फोलिपिड को बाइंड करता है क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे बहुत पास ना जाए और हाई टेम्परेचर पे बहुत दूर ना चले जाए। ये साइटोस्केलेटन फिलामेंट हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, सेल रिकॉग्निशन कैसे हो रहा है, सेल एडहेंशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, परमानेंटली इम्बेडेड होता है, इसमें कोई भी चैनल फॉर्म नहीं होता है, और यहाँ से डिफ्यूजन के फॉर्म में ही यहाँ पे भी मॉलिक्यूल, यहाँ से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, यहाँ से कम्युनिकेशन और मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। अल्फा हेलिक्स पार्टिकल क्या होता है, ये बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं और हमारे में यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, रेड ब्लड एग्रीगेशन और कपलिंग से प्रिवेंट करना। चैनल प्रोटीन, इसमें कई प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगता, डिफ्यूजन की वजह से मूवमेंट होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे एटीपी का